हेलो मित्रों एंड मित्राणियों, हम फिर से आ गए हैं बकवास करने के लिए। मेरा लेक्चर वैसे ही बकवास होता है, पता है आपको। एनीवेज, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी बकवास कर लेना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि यद्यपि आप बकवास नहीं कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, कभी कभी, मैंने बोला कभी कभी, टर्म्स एंड कंडीशंस ओके, नोटिफाइड। कभी कभी बकवास अगर आप ज़िंदगी में नहीं कर रहे होंगे, केवल सीरियस और सीरियस रह रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी तबाह। और अगर नहीं हुई है तो 100% तबाह हो जाएगी। अगर विश्वास ना हो तो आप खुद की ज़िंदगी अच्छे से परख लें। आप ये पाएंगे कि यद्यपि यदि आप ह्यूमरस रहे होंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहते होंगे, चीज़ों को लाइटली लेते रहे होंगे, इतना सीरियस होकर के नहीं करेंगे, तो आप देखे रहे होंगे कि आप धीरे 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 ऊपर जा रहे होंगे। और यदि आप बहुत ही ज़्यादा हद से, मतलब एक रोतलू सा फेस बना करके हर चीज़ में कंप्लेन ही कंप्लेन, तो आपका कुछ ना हो सकता भाया, कुछ ना हो सकता। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और नहीं हुई है तो हो जाएगी। सुनने में थोड़ा सा कटु सत्य लग रहा होगा, मतलब ये सत्य है, कड़वा बात है लेकिन सत्य है। इसलिए ज्ञान ये है कि आप ह्यूमरस रहें। कोई अगर आपसे उलझ भी जाए ना, तो आप उसे सुलझाना सीख लें, उसमें फंस के ना रह जाएं। किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, अरे छोड़ो, हटाओ, सब मोह माया है, सब मोह माया है। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि आप क्या हैं, और आपकी जेन्युइनिटी, आपकी ओरिजिनलिटी, आप प्रॉब्लम्स को कितना आप सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं, लाइफ के प्रॉब्लम्स को आप कितना सॉल्व करते हो, और साथ ही साथ लोगों के प्रॉब्लम्स को कितना आप सॉल्व करते हो। सो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर रादर देन कंप्लेनर। समझ में आया बात? नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा क्या जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो उठो, पिन मांग रहा, 24 डाल दिया। डिजिटल बोर्ड का मज़ा दिखाएं आपको। आज कुछ अलग सीखेंगे, एकदम मज़ेदार है। अब मज़ेदार लग सकता है कि नहीं लग सकता, वो तो आप फीडबैक देंगे, लेकिन कोशिश करते हैं आपके लिए मज़ेदार बनाने का। चलिए क्या स्टार्ट किया जाए, आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। पहले डिजिटल बोर्ड ई बोर्ड खोलते हैं, आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा। जो ये टॉपिक मैं आपको बहुत देर तक समझा, मतलब ऐसे नॉर्मल बोर्ड पे समझा पाता, वो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपका काफ़ी अच्छा होगा, और आप चीज़ों को देखेंगे, गौर से देखेंगे। अरे क्या खुलता है जी, एड्स नहीं चाहिए मुझे। प्लॉट ग्राफ ऑनलाइन, चलिए, अरे खुल जाओ दादा। ठीक है, ग्राफ पेपर है मेरे पास यहाँ पे। पहले हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा जादू दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे हम करने क्या वाले हैं। इस पे कुछ प्लॉट करते हैं, मज़ेदार है। देखो, वेबसाइट का नाम है डेस्मोस। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, इनफैक्ट गूगल में डालोगे तो पहला रिजल्ट ये मिलता है, तो यही ले लिया मैंने। यहाँ पे अब इक्वेशन हम लिखते हैं, चलो, y इज इक्वल टू x। प्लॉट हो गया, मज़ा है ना, मज़ा ही मज़ा है। अब देखते जाओ, जादू देखो। y इज इक्वल टू x प्लॉट हो चुका है। अब हम करते हैं x के स्क्वायर, x का स्क्वायर कर दिया, हो गया है प्लॉट। x टू द पावर 23, देखो देखो देखो, जादू हो रहा है। ठीक है, x क्यूब दिखा। चलो y का स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर कर दो। y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से y के पावर में, पावर जाओ, पावर नंबर 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दिखा, हमारा ये काम है। अब इसमें फिर से जादू देखो, ये लिख दिया मैंने। ये तो एक स्पेसिफिक इक्वेशन दिया है, जनरल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट k डाल दे रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है ऐड स्लाइडर k। देखो जादू देखो, इसको कर दिया है प्ले। डांस करिए, देखिए देखिए क्या हो रहा है, k का वैल्यू बदल रहा है और आपका ग्राफ इधर चेंज हो रहा है।
देखो देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। बहुत स्पीड जा रहा है, स्लो कर दें? चलिए स्लो कर देते हैं आपके लिए, बहुत ही स्लो कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जादू करेंगे। ये काटो यहां से, डेस्कटॉप 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 आजा, डेस्कटॉप आजा। पेन ये ले लो, ब्लू कलर का पेन लेता हूं। ये जो चल रहा है ना, अब यहां पे हम प्लॉट करें। आपको पैटर्न समझ में आया कैसा ग्राफ बन रहा है? तो हमको दिख रहा है कि ये ग्राफ तो कुछ ऐसा जा रहा है और ऐसा जा रहा है, ठीक है, एक समय पे। इधर भी ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा, ऐसा। पैटर्न देखिए, वही चीज़ हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं नेगेटिव साइड में। अब इस तरह से समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव साइड में आपका ऐसे ही जा रहा है, इधर बन रहा था कुछ ऐसा, ठीक है। ये रहा ग्राफ कौन सा, y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, ये ग्राफ है। हम अगर आपसे पूछें कि कुछ ऐसा ग्राफ्स बता दीजिए जो इस ग्राफ्स के परपेंडिकुलर हो, तो आप बोलेगा अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर पे तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं हम लोग एक नॉर्मल चीज की। नॉर्मल चीज की क्या? आपको ग्राफ समझ में आया ना? तो इसको हम थोड़ा देर के लिए अलग कर रहे हैं। इजी बोर्ड में आते हैं, और यहां पे आपको ग्राफ दिखाते हैं। अब चीजें यहां से हो जाएंगी चालू। वो मैंने आपको ग्राफ दिखाने के लिए समझाया। चलो फंक्शनल ग्राफ, वेरी गुड। ये रहा ग्राफ पेपर। आप पैटर्न समझ चुके थे कि आपके पास इक्वेशन था y इज इक्वल टू, इक्वेशन था y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, और इसका ग्राफ ऑलरेडी आप जान चुके हो, मैंने आपको दिखा भी दिया कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अरे बनो बे, क्या हुआ इसे? ये पबजी वाला है का? ऐसे पैटर्न आप समझ पा रहे हो? तो गुरु कुछ इस तरह का बनेगा। साथ में इधर भी बन रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर बना देते हैं, इधर बना दिया, 3 इधर 3 इधर। एटलीस्ट आप पैटर्न समझ पा रहे होगे कि क्या बनाया है, इधर भी इधर भी। मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मैं बनाऊंगा ऐसे, फिर एक लाइन, 2, और 3 इधर गया, एक इधर बना दो, 3 इधर बना, एक इधर घुसा दो और एक घुसा देते हैं सपोज इधर। ऐसा तरह का कुछ पैटर्न मिला। कौन से ग्राफ का? आपके पास ग्राफ है y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो, थोड़ा सा और बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है कुछ रेड कलर का, ठीक है, एक और कर्व है ग्रीन कलर का। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रेड कलर का कर्व है वो ग्रीन कलर के कर्व के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो आप टॉपिक का नाम समझ चुके होंगे, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। शॉर्ट में मैंने लिख दिया ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज।
ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर का लाइन, ये हॉरिजॉन्टल ब्लैक कलर का लाइन परपेंडिकुलर है, तो आप बोल सकते हैं कि जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस के परपेंडिकुलर हैं, या फिर जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो सब वर्टिकल लाइंस के परपेंडिकुलर हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ऑर्थोगोनल टू वर्टिकल लाइंस। चाहे आप नाम परपेंडिकुलर यूज करिए चाहे ऑर्थोगोनल यूज करिए, बात बराबर है। ठीक, ये तो हो गया लाइन की कि क्या ये जरूरी है कि हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन ही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, कर्व भी हो सकता है। देखो कर्व, यहां पे हम बोल सकते हैं दिस रेड कलर कर्व इज परपेंडिकुलर टू दिस ग्रीन कलर्ड कर्व, रादर दिस रेड कलर कर्व इज ऑर्थोगोनल टू दिस ग्रीन कलर कर्व। ये सिर्फ एक कर्व है। अब मान लीजिए इस ग्रीन कलर के साथ साथ बहुत सारे ग्रीन कलर के कर्व्स आ गए हैं, बहुत सारे ग्रीन कलर के कर्व्स आ गए हैं। अब इस केस में हम इस ग्रीन कलर के कर्व्स के पूरे समूह को इसका परिवार बोलेंगे, भरा पूरा परिवार। तो इसीलिए बोला जाएगा ये जो है आपके, इसको कहा जाता है फैमिली ऑफ कर्व्स। सिर्फ एक कर्व है तो सिंगल कर्व हुआ, वैसे बहुत सारे कर्व्स अगर आ गए तब बोला जाएगा फैमिली ऑफ कर्व्स। उसी तरह से अगर हम फैमिली ऑफ कर्व्स रेड कलर का बनाए तो बोलोगे सर ये भी है, ये भी फैमिली ऑफ कर्व्स बन गया है। तो दो परिवार है, दोनों परिवार के बीच में मिलन हो रहा है, एक रेड फैमिली है और एक ग्रीन फैमिली है। ठीक है ना, एक रेड फैमिली है और एक ग्रीन फैमिली है। दोनों फैमिली ऑफ कर्व्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। तो इस केस में जो फैमिली ऑफ कर्व्स किसी दूसरे फैमिली ऑफ कर्व्स के परपेंडिकुलर हो तो उसका ट्रैजेक्टरी बोला जाता है। बात खत्म, चैप्टर खत्म। क्या है, यहां पे आप बोल सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर का कर्व्स है, दिस फैमिली ऑफ ग्रीन कर्व्स इज एन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ रेड कलर कर्व्स, और द फैमिली ऑफ रेड कलर्ड कर्व्स आर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ ग्रीन कलर्ड कर्व्स। बात आए समझ में? तो दो अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व्स हैं आपके पास, एक रेड फैमिली और एक ग्रीन फैमिली। यही हम लोग सीखने वाले हैं, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो इस लेक्चर में या इस टॉपिक में आपको करना क्या है, टॉपिक का नाम तो आप समझ गए हैं, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक फैमिली ऑफ कर्व्स आपको दिया हुआ रहेगा, सिर्फ एक कर्व नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स दिया रहेगा। मतलब इस तरह से आपके कुछ लाइन कर्व्स के पूरे फैमिली दिए रहेंगे और आपको बोलेगा कि उसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकाल के दिखाओ। अब बात आ जाओ यहां पे, क्या हम इसको फैमिली ऑफ कर्व्स बोल सकते हैं? क्या बोलो, क्या हम इसको फैमिली ऑफ कर्व्स बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने k की वैल्यू चेंज की थी तो ये सारे कर्व्स आपस में डांस करने लगे थे, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, सबको मैंने लोकस इस तरह से शो कर दिया। तो आप बोल सकते हो ये वाला जो पर्पल कलर के जितने भी कर्व्स हैं ये सब के सब फैमिली ऑफ कर्व्स हैं। सवाल है कि इस फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकाल के दिखाओ। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? यही करना है आपको इस पूरे चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। अरे यूपीएससी, बीपीएससी, डब्ल्यूपीएससी, यूपीपीएससी कुछ नहीं है, ये सब हलवा है। क्वेश्चन पूछा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का मतलब आपको फैमिली ऑफ कर्व्स को पहले डिफाइन दिया हुआ रहेगा, वहां से आप क्या करोगे, उसका स्लोप निकाल लोगे। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है कि पता करने का या फिर किसी कर्व को दूसरे कर्व्स के परपेंडिकुलर करने का कि आप उस दोनों के स्लोप को परपेंडिकुलर कर दीजिए ना, बात खत्म। कर्व में जाने से पहले आप इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, देखो गौर से, क्या है ये है आपका वर्टिकल लाइन, ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। आया समझ में? अब मान लो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ये आपको बचपन से आप सीख रहे हो। अगर मान लो इस वाले लाइन का स्लोप है m1, इस वाले लाइन का स्लोप है अगर m2,
तो अगर आप m1 को मल्टीप्लाई करते हो m2 के साथ में तो क्या आना चाहिए? -1। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब सुनो, मान लो आपके पास कोई कर्व दे दिया है इस तरह से और आपको बोला बेटा इसका ऑर्थोगोनल कर्व बताना, इसका ऑर्थोगोनल कर्व बताना, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो अच्छा ठीक है, इसका पहले स्लोप बता दे मेरे को। स्लोप मेरे को पता चल गया, इसका स्लोप है m1। ठीक, हम मान लेते हैं, चलो इसका जो लाइन है ना, मतलब ये क्या है, इसके कोई परपेंडिकुलर होगा हमको नहीं पता, ठीक है मान लिया। लेकिन इसका जो स्लोप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इसका स्लोप मान लेते हैं, सपोज कोई a स्लोप है, a स्लोप है, तो दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए? बोलोगे कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है और इस वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है, दोनों को जब हम गुना करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो ये दोनों स्लोप लिखे हैं हम, ठीक है। तो यहां से a डॉट m1 अगर हम फाइंड करेंगे तो आएगा -1 और यहां से आप इसका स्लोप निकाल लीजिए, बात खत्म। यही करना होता है। लॉजिक आप अच्छे से पकड़ पा रहे हो तो इसको आप मिटा दीजिए, आगे बढ़िए। इस सब का अभी काम नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। भागो भागो भागो, इसका भी काम नहीं है अभी, आप भी भाग जाइए। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इसका काम है, इसका काम लगेगा। चलिए, आपको बोला कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बता दीजिए इस वाले फैमिली ऑफ कर्व्स का। पहला रूल कि आप दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब भी आप प्लॉट करते हैं कोई भी ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में जब आप कोई भी चेंज फाइंड करना चाहते हैं तो किसका किसके रेस्पेक्ट में चेंज निकलेगा? बताओ हुआ क्या x का चेंज y के रेस्पेक्ट में यहां पे निकलने वाला है? नहीं, यहां पे y का चेंज निकल सकता है x के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए इस केस में मान लीजिए कोई कर्व है और इसका अगर मुझे स्लोप पता करना है तो यहां पे स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होता है? dy/dx करना होता है। तो इसका मतलब ही यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में y कितना बदल रहा है। इस दोनों वेरिएबल के केस में क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट है, ये एक डिपेंडेंट है, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। हम किसको बदल रहे हैं? हम x को बदल रहे हैं, लेकिन बदलाव हो किस में सकता है? y में बदलाव हो सकता है। किसके कारण से? x के कारण से। तो इस x और इस y दोनों पे कमांड इंसान का किसके पास है? मेरा कमांड x के पास है, मतलब सॉरी x का कमांड मेरे पास है। मेरे पे डिपेंड करता है हमको x को क्या करना है। अरे हम यहां से इसका पैरामीटर चेंज करेंगे ना तो उस हिसाब से y बदलेगा, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। सीख रहे हो? समझ आ रहा है बात? ये सब कैलकुलस में बहुत बार बता चुके हैं हम, फिर से समझ लीजिए। अगर जो फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग वगैरह पढ़े होंगे, उनके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, परेशान मत होना। जैसे ग्राफ बनाते हो ना बुआ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ऐसा बनता है क्या? ये ऐसा बनता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बनता है। ग्राफ जब भी प्लॉट होता है आपका, हालांकि प्लॉट करने में कुछ जाता नहीं, आप प्लॉट कर सकते हो, लेकिन टेक्निकली मैथमेटिकली जैसे आप बनाते हो तो ये वाला जो एक्सिस होता है ये हम लोग कौन सा वेरिएबल कंसिडर करते हैं? ये कंसिडर करते हैं इंडिपेंडेंट। तो यहां पे आपका स्ट्रेन होता है, यहां पे आपका स्ट्रेस होता है। कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे अंदर क्या है कंट्रोल? क्या हम स्ट्रेस पे कमांड है हमारा? नहीं। अरे स्ट्रेस जो होती है वो मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी होती है। अरे मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या बिसात कि तुम स्ट्रेस को बदल रहे हो? तुम स्ट्रेस नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं। दुनिया का इंसान कोई बदल नहीं सकता इसको, या जो उसमें कोई कंट्रोल नहीं है ना। कंट्रोल आपका फोर्स पे है। आप फोर्स लगाइएगा ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होगा। स्ट्रेस लगाया नहीं जाता, स्ट्रेस हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। उसी तरह से स्ट्रेस लगाया नहीं जाता, वो जनरेट हो जाता है। आप पे क्या है? आप फोर्स लगाते हो, फोर्स के कारण से उसमें स्ट्रेन
आपके कंट्रोल में है कि कितना आपको स्ट्रेन देना है बॉडी में, जिसके कारण से स्ट्रेस आपका डिपेंड करता है इसके ऊपर। समझ में आया? तो यहां पे जो आप जैसे लेते हो ना डेरिवेटिव, तो ऊपर में हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा आपका डिपेंडेंट, नीचे में क्या रहेगा, ये रहेगा आपका इंडिपेंडेंट। तो इसमें अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या बोलेंगे, ऊपर में देंगे हम डिपेंडेंट और नीचे में क्या देंगे हम, इंडिपेंडेंट। बात खत्म। पलट दो, सपोज हम x को ये मान रहे हैं, y को ये मान रहे हैं, तो पैरामीटर्स बदल जा, अरे वेरिएबल्स ही है ना, वेरिएबल्स ही है। अब दो अलग अलग हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग मतलब हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट, एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू, ठीक, दोनों ही डिस्टर्ब करते रहते हैं, कहीं कहीं जाएंगे हमेशा गंद फैलाएंगे और डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो चुन्नू को मुन्नू बोलो या मुन्नू को चुन्नू बोलो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही गंद फैलाने वाले हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे dy बाई डी एक्स आप लिखेंगे जब आप y डिपेंडेंट होगा, x इंडिपेंडेंट होगा, dx बाई डी वाई लिखेंगे जब आपका x डिपेंडेंट होगा, y इंडिपेंडेंट होगा। इतना ज्ञान सफिशिएंट है। अगर इतना ज्ञान है आपका सफिशिएंट तो क्या किया जाए, इसको मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। एक और ज्ञान, जब भी आप स्लोप फाइंड करते हो, मेरे इधर कोटाना खुला, जब भी आप स्लोप फाइंड करते हो तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करते हो, ये एक स्लोप हो गया, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हो कि ये भी कोई एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, इसमें से अगर हम dy बाई डी एक्स निकाल लें, मतलब इस वाले इक्वेशन से dy बाई डी एक्स निकालें, तो हमको इस फैमिली ऑफ कर्व का स्लोप पता चल जाएगा। और आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इसके परपेंडिकुलर कौन सा कर्व्स आ रहा है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई, इस यहां से स्लोप फाइंड करो, इसको रेसिप्रोकल लेके माइनस से गुना करो, उसका परपेंडिकुलर का स्लोप निकलेगा। क्योंकि अभी हम बताए m1 मल्टीप्लाइड विथ m2 बराबर -1, एक स्लोप गुना दूसरा स्लोप बराबर -1 होता है ना। तो बस वही है, एक स्लोप निकाल लो, उसको पलट दो और माइनस लगा दो तो उसका स्लोप निकल जाए बस, और वहीं से फिर उसको इंटीग्रेट करके उसका इक्वेशन निकाल लो। कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? अब चलो, इतना तो बात तो समझ में आ गया। अब ये हम गायब कर देते हैं। अरे कितना ऐड वैड खुलता है इसको, मुझे ठीक है, इसको अभी डांस करने दीजिए, वहां पे बाद में आते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका स्लोप। सुनो, आपके पास फैमिली ऑफ कर्व क्या था, तो इसका हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे, करते हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब। ध्यान देना क्या करना होता है, आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है ये, इसको आप एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिए। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, अब होना भी नहीं चाहिए, इतना टाइम से बता दे रहे हैं। ये k रख दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है। ये हो गया है काम। अब सुनना, ओह वायरस अटैक, बाद में देखते हैं तुमको वायरस कोरोना। गो बैक नाउ। 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू 3x स्क्वायर है। ओके, अब क्या करना चाहिए, देखिए k को आपको एलिमिनेट करना है। कान में डाल लो ये बात, क्या बोलोगे कि जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने में जितने कांस्टेंट्स हैं सारे कांस्टेंट्स को कर दो एलिमिनेट। तो यहां से k क्या लिखा जा सकता है, k को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। अब इसको यहां पे पुट कर दो, हो जाएगा k गायब। सो लिखा जा सकता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू k के जगह पे क्या लिखेंगे, लिखो यहाँ पे y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर आएगा।
ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब से एक एक्स रह गया, और ये वाला वाई और ये वाला वाई चला गया। यहाँ से आपको मिल सकता है dy बाई डी एक्स, ये जो स्लोप निकलेगा ये क्या निकलेगा 3/2 3y बाई 2x 3y बाई 2x। ये सुनो मुन्ने, ये जो है ना ये निकला है आपको स्लोप। स्लोप किसका? स्लोप निकला है इस फैमिली ऑफ कर्व का। और आपको पता करना है, जाहिर सी बात है आपको पता करना है क्या, कि इस स्लोप का परपेंडिकुलर स्लोप क्या है। तो आप बोलोगे ये स्लोप का परपेंडिकुलर स्लोप और कुछ नहीं, इसको आप मान लो सपोज m1 मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये अगर m1 है स्लोप तो आपका m2 क्या होना चाहिए? सिंपल है, इसका सबसे पहले रेसिप्रोकल करो, तो लिखो यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई 3y और इसके साथ में निगेटिव लगा दो, यही है स्लोप। इसी स्लोप को लेके प्रोसीड करना है, इंटीग्रेट करना है, आपका इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x बाई 3y। यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y बाई 2x। इसका जैसे मैंने रेसिप्रोकल लिया तो आप बोलोगे सर ये रेसिप्रोकल तो dx बाई dy होना चाहिए था। अरे नहीं, अभी मैंने बताया स्लोप, देखिए आप स्लोप जो ले रहे हो ना वो हमेशा कौन सा रेफरेंस आपका फिक्स है कि हॉरिजॉन्टल को ही आपने x बोला है, वर्टिकल को ही y बोला है, चाहे वो फैमिली ऑफ कर्व बोलो चाहे ये फैमिली ऑफ कर्व बोलो। ग्राफ तो इसी में प्लॉट कर रहे हो ना, ये तो नहीं बदला जा रहा, इसलिए इस पे जो भी स्लोप लोगे वो हमेशा dy बाई डी एक्स ही कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए ये चीज लिखा है यहाँ। अब सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल है, सेपरेट कर दो। इसको आप लिख सकते हो 3y dy इज इक्वल टू -2x dx। अब इधर इंटीग्रेट करो, इधर इंटीग्रेट करो, इसको आप लिख सकते हो 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है, यहाँ से ये और ये काट दो, चलो तुम भी उठ जाओ पर। इसको आप लिख सकते हो क्या 3/2 y स्क्वायर इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस c। आ गया है आपके पास इक्वेशन। इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये जो इक्वेशन बनाना, आई विल कॉल दिस एज द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी किसका? ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू k था ना। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी किसका है? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू k x क्यूब। इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आपको निकल गया, यही निकालना होता है। उसी तरह से आपको इस तरह का कोई कर्व दिया रहेगा, उसका आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है। बस 2 स्टेप याद रखने हैं। एक बार डिफरेंशिएट करिए, अगले स्टेप में कांस्टेंट जितने हैं सबको भगा दीजिए, भगा देंगे। उसके बाद फिर उसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद उसका परपेंडिकुलर स्लोप निकालिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, मिल जाएगा आपको ये आंसर। अब जादू दिखाएं कि वो कर्व था, अब इसको प्लॉट करके दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। कहां से करें? आ जाइए डेस्कटॉप बाबू, डेस्कटॉप। फिर खुलाइए। आई थिंक आई नीड टू ब्लॉक दिस। चलो स्टॉप हो जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये था ना। आप ये वाला तो समझ पा रहे हो इसको? तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले प्लॉट करके आपको रख देते हैं ये वाला चीज़, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक कर्व ऐसा था, एक कर्व यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा, दो, तीन, मान लो कुछ ऐसा यूनिफॉर्म टाइप का। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें? अरे वो तो गायब हो गया, नो इश्यूज।
इक्वेशन था हमारे पास एक्स स्क्वायर, लिखो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर, 3/2, यहाँ पे ब्रैकेट 3/2 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। यहाँ पे स्लाइडर बोला सी, दिखा लो, देखे जी इसकी হচ্ছে এখানে मजाक চলছে दिख रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 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 देखो, पॉज। आपने अभी क्या बनाया था डायग्राम, अभी जस्ट हम आपको बताए रेड से कि कर्व आपका ऐसा था, ये ऐसा था, लो ऐसा 3 बना दिया, ये एक इधर, ये ऐसा 3 बना दिया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, हो गया। ग्रीन वाला है ना, तो ग्रीन वाला को एक कर्व आपका ऐसा छोटा छोटा बड़ा हो रहा था कि नहीं, ऐसे ऐसे मुन्ने, देखो ये वायरस मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मार खाएगा ये वायरस। समझ में आया क्या हुआ, ग्राफ बनाया ऐसे 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 और ये वाला कर गया ऐसे ऐसे, तो क्या बोल नहीं सकते हो कि ये वाला जो है ऐसे गया ना कर्व, ऐसे गया कर्व, और ये कर्व कुछ ऐसा बना, बस यही तो करना था आपको, और कुछ बताने का जरूरत है, पूरी तरह से सीख चुके हो आप। ऑर्थोगोनल कर्व्स, नॉट ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज दिखा दिया मैंने डेमो, डिजिटल बोर्ड का फायदा देखो, थोड़ा एनिमेशन देख लिए, मजा आए। चलिए और कुछ भी प्रिपेयर करके रखा है आपके लिए, तो वहाँ चलते हैं हम लोग। एग्जिट हो जाइए भैया, नो कोई भी चेंजेस नहीं, छोड़ दीजिए। आपको टीवी दिखाते हैं, रिमोट है मेरे पास, सब चीज आता है इसके साथ। देखिए देखिए देखिए, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज नाम से आपको पता चल चुका है कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज होता क्या है। ट्रैजेक्टरीज बोले तो कर्व्स, ऑर्थोगोनल बोले तो परपेंडिकुलर, सिंपल भाषा में परपेंडिकुलर कर्व्स, ठीक है। डेफिनेशन देखो, ये सब आप नोट्स लिख सकते हो। कंसिडर अ फैमिली ऑफ कर्व्स विद पैरामीटर सी, कोई भी एक फैमिली ऑफ कर्व है जिसका पैरामीटर सी है, तो f ऑफ x y c इज इक्वल टू 0 रहा। इफ देयर एग्जिस्ट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स विथ अ पैरामीटर d, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये एक फैमिली हो गई, ये g फैमिली हो गई, f फैमिली है और ये g फैमिली है, such that each member of number 2 is orthogonal to each member of 1, then the curve 2 is called the orthogonal trajectory of 1। अभी हम लोगों ने सीखा ना कि वो लो जो ग्राफ देखा ना, एक ऐसा जाता हुआ फिर एक ऐसा गुजरता हुआ, तो उसमें हर ग्राफ इसका, हर ग्राफ उसके के परपेंडिकुलर है, इसका हर ग्राफ इस फैमिली, इसका हर ग्राफ इस फैमिली का हर ग्राफ इस फैमिली के हर ग्राफ के परपेंडिकुलर है, इस फैमिली का हर कर्व इस फैमिली के हर कर्व के परपेंडिकुलर है। अगर ऐसी बात है तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों और एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हैं। गोला वाला का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज वो, और वो वाला का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज गोला वाला। सिंपल, चैनल चेंज। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग सी फ्रॉम द इक्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितने कांस्टेंट हैं उसको आप डिलीट कर दीजिए, रिप्लेस y1 बाय दिस टू गेट द फिज, और फिर वही है
स्लोप को रिप्लेस कर दो, काम खत्म, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, काम खत्म। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आप, देखो एग्जांपल है, ये सब सॉल्व करना खुद से, यहाँ से ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व है, लेकिन आप इसको सॉल्व करिएगा। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द कोनिक्स, ये कुछ इक्वेशन दिया रहा है, वेयर लैम्डा को एक पैरामीटर है, लैम्डा क्या है, एक पैरामीटर है, ये आपको इक्वेशन दे दिया, इसका आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालने बोला। सबसे पहले इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे y1 का मतलब और कुछ नहीं, स्लोप है, डी सिंपल dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो जब आप सिंप्लीफाई वगैरह करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा रिलेशन, बस वो आप रिप्लेस कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आप बोल सकते हो क्या कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज एक दूसरे का सेम है। यहाँ पे करके देखिएगा वो प्रॉब्लम। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या है ये, सर्कल है, तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है। क्या करना है, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और मैच करो, देखो तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व है तो टाइम सेव हो गया हमारा। 2x प्लस 2y इंटू y1 प्लस इक्वल्स टू 0। y1 क्या है, अरे क्या है, dy बाई डी एक्स है, ध्यान रहे। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 2 को भगाओ कांस्टेंट, x प्लस y1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है, y1 को रिप्लेस कर देना है y1 के जगह पे माइनस ऑफ 1 बाई y1, ठीक है। वही पर वहां पे मैंने आपको m1 m2 करके दिखाया था, या फिर यहाँ पे आप y1 करके देख लो। इसको रिप्लेस कर दीजिए, फिर इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको जब रिप्लेस करोगे तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स। समझ में आया, y इज इक्वल टू सी एक्स इज द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ इक्वेशन 1। दिखाएं, इसको भी दिखाएं ग्राफ में, y इज इक्वल टू सी एक्स है, इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं आपको, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उसका ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाते हैं, तो आपको लास्ट आपको समझ में आ जाएगा। प्लॉट ग्राफ ऑनलाइन। जादू देखो, पहला ग्राफ हम बनाते हैं सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इक्वल टू करिए, यहाँ पे आर दे दीजिए और आर का स्क्वायर देना है, ठीक है। ये बना दिया, यहाँ पे आर का वैल्यू मांग रहा है, तो हम चलो स्लाइडर लगा देते हैं यहाँ पे। आप यहां से इस तरह से स्लाइड करके देख सकते हो कि ये क्या है, ये सब फैमिली ऑफ कर्व्स दिख रहे हैं ना। अभी तो एक एक दिखेगा, फैमिली नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो एक इंस्टेंट पे ये है, तो इसको पॉज करो, देख लो, मान लो यहाँ पे, चलो हम दिखाई देते हैं। एक समय पे यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये वाला चीज़, हमको ओपन बोर्ड ऑन करना था। एनीवेज आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह से आप ग्राफ गोल 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 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे, देखो 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 बनेगा, तो ये रहा। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू सी एक्स, वाई इज इक्वल टू सी एक्स एक्स। देखो जादू दिख रहा है, अरे भागो कोई खेल, आई डोंट नीड यू। देखो जादू, ये स्लाइडर है ना, कहीं पे भी कोई भी मोमेंट पे परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है क्या, अरे हर जगह परपेंडिकुलर हो रहा है। तो गौर से देखो तुम, ये वाला सर्कल इस लाइन के हर जगह परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो गोला 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 फैमिली है, ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है किसका, इस इंक्लाइंड लाइन का, y इज इक्वल टू सी एक्स का। यही तो आपको फाइंड करना था। आई होप सफिशिएंट है ये, इतना आप समझ चुके होगे बहुत ही तेजी से। आई मीन मतलब बहुत ही, बोला ना, टेक्नोलॉजी का मतलब भरपूर यूज, और भी कर सकते हैं आने वाले समय में, और भी करेंगे। बहुत कुछ प्लान करके रखा है आप लोगों के लिए। आज जैसे आपको पता है कि पढ़ना पढ़ाना उसी के लिए हूं मैं,
जीऊंगा पढ़ाई के लिए, मरूंगा पढ़ाई के लिए, और कुछ नहीं। नौकरी चाकरी का पहाड़ में जाए, सब हटाओ, ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का। कोई भी सवाल फंसना नहीं चाहिए। हाँ, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स रहेंगे इसमें, चैलेंज आपका वही रहेगा कि स्लोप कैसे फाइंड करते हो, डेरिवेटिव कैसे लेते हो, फलाना डिम का, वो सब चीज़। इससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अगर आए तो वो सब आप चुन चुन करके कलेक्ट करिए, पीयर्स में डिस्कस करिए। अगर आप लोगों के बीच में वो सोल्यूशन सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो हमारे डाउट बॉक्स में डालिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर मेरे से पूछ लीजिए, वो सब डिस्कस करें। क्योंकि आपको पता है कि एडवांस लेवल का प्रॉब्लम्स हम लोग लेवल 2 लेवल 3 में करने वाले हैं अक्टूबर के बाद। अभी हमारा फाउंडेशन बन रहा है, तो आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए डांस करते रहिए।